Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru students. For more questions on paper 1. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इसमें हमसे कह रहा है फाइंड द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई, ठीक है, -5 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, अब इंटीजर्स लिखने हैं तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ, एक्स की वैल्यूज जो है ना वो जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उनको। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको पेयर अप कर दिया। पहले मैंने लिखा -5, उसके बाद मैंने जो है वो लेस देन इक्वल टू का जो है वो सिंबल बनाया और मैंने यहाँ 3x लिख दिया। चूंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये जो है -5 के पास जो है वो 3 को भेज दूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो -5/3 हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, एक्स हो गया। और अब -5/3 जो है ना वो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको जो है वो डिवाइड कर लेता हूँ, 5 को मैंने अंदर लिख लिया और 3 जो है वो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। माइनस करूँगा तो 2 आ जाएगा। और फिर चूंकि छोटा हो गया तो मैंने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा के मैंने यहाँ 0 लगा दिया। तो ये मेरे पास हो गया 3 टाइम्स 6 इज 18, सही है। और उसके बाद जो है वो फिर 2 आ गया, फिर मैं डेसिमल लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि ये जो है वो तकरीबन माइनस का 1 पॉइंट, इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो ये 6666 जा रहा है, तो मैं इसको 1.67 कर देता हूँ, क्योंकि फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 3 6 18। तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये तो बहुत आसान है, ये मैंने 3x लिखा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू का फिर सिंबल बनाया और ये 6 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि x इज लेस देन इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा। अब मुझे इंटीजर वैल्यूज लिखनी है, यहाँ तक तो मैं छोड़ नहीं सकता, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज का मतलब है मुझे आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस रेंज में कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि x जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.67, -1.67 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो -1.67 से बड़े नंबर क्या हो जाएंगे, तो पहला तो -1 आ जाएगा, उसके बाद जो है वो 0 आ जाएगा, उसके बाद जो है मेरे पास 1 आ जाएगा और फिर मुझे 2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये है लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 जो है ना वो एक्सेप्टेबल है। तो ये मेरा आंसर जो है ना वो इस तरह हो गया। जब भी बोले ना फाइंड द इंटीजर्स तो इस तरह जो है ना वो इंटीजर्स लिखा करो, तभी आंसर एक्सेप्ट होगा, रेंज एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है ये जो है वेरिएशन का है। वेरिएशन में हमें उसने एक टेबल बना के दिया हुआ है, उस टेबल में हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज है, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 3 है, 9 सी डी और 0.6। मुझसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी। मुझे सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं काम करूंगा, अपनी एक इक्वेशन बना लेता हूँ और फिर उस इक्वेशन में बारी बारी जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू प्लग इन करता रहूंगा और मुझे मिसिंग वेरिएबल मिल जाएगा। तो पहले मैं काम ये करता हूँ, ये लिखा हुआ है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैथ्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये y पहले लिखा है तो y आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो है ना प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। अब आपसे उसने बोला है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है अगली चीज जो भी आएगी वो 1 के नीचे आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। और ये कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट पहले बनेगा और उसके अंदर जो है वो एक्स आ जाएगा। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं जो है वो इक्वल्स टू का साइन जो है वो इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो मेरे पास जो के की फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी y इज इक्वल टू के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके फौरन बाद जाहिर सी बात है वो मुझे दो वैल्यूज देगा ताकि मैं के की वैल्यू निकाल लूँ। तो उसके लिए अब उसने मुझे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन अगर मैं टेबल में देखता हूँ तो मुझे टेबल में एक ऐसा कॉलम दिया हुआ है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज हैं। तो एक्स की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, तो मैं जल्दी से प्लग इन कर देता हूँ, y की जगह पे मैंने 3 रख दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास k, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x है, x की वैल्यू मेरे पास है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब k की वैल्यू आ गई 6। तो अब मैंने जो है वो अपनी इक्वेशन बना ली है, वो मैं इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगी मेरे पास 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में मैं बारी बारी जो है वैल्यूज डाल के सी और डी की वैल्यू निकाल लूंगा। तो पहले मैंने यहाँ जो है वो इस तरह कॉलम बना लिया, यहाँ मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ जो है वो मैं डी की वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है भाई। चलें भाई जल्दी से इक्वेशन यूज करते हैं। इक्वेशन हमारे पास y इक्वल टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गई। अब c की वैल्यू चाहिए तो x की जगह पे 9 पुट करना है, ठीक है। तो c की वैल्यू चाहिए, सी मेरे पास y है ना, तो मैं काम करता हूँ y की जगह पे c रख देता हूँ, c इज इक्वल्स टू, और ये 6 आ गया और उसके बाद जो है वो नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास है 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो गया, ये हो जाएगा 6/3 और c की वैल्यू इस तरह मेरे पास आ गई 2।
तो मैंने जो है वो सक्सेसफुली सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। और जो जो फाइनल आंसर होते हैं ना उनको बॉक्स बना दिया करो और लाजमी उनको आंसर स्पेस में लिखा करो। तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। अच्छा, अब डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए जो है वो इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू नहीं, मुझे अब जो है वो x की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह पे d रखना है मुझे। ये है 0.6, तो y की जगह पे मैंने रखा 0.6 और इज इक्वल्स टू ये आ गया मेरे पास 6 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब x की जगह पे मुझे क्या रखना है, d रखना है, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ d। अब एक काम कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ d को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d इधर आ जाएगा और वो 0.6 को जो है वो नीचे भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 अपॉन 0.6। अब ये पेपर 1 है, तो अब पेपर 1 में जो है वो कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो अब देखते हैं कैसे करना है। अच्छा, अब ये देखो कि इसको, अब मुझे चूंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो मैंने स्क्वायर रूट डी ऐसे ही लिख दिया। 6 है, 0.6 है, मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ताकि ये वाला डेसिमल जो है ना ये रिमूव हो जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास, ऊपर आ गया 6 10 60 और नीचे जब मैं 0.6 को करूंगा तो ये हो जाएगा 6, तो ये 6 टाइम 1 और ये हो जाएगा 6 10 60 और मेरे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ डी आ गया वो आ गया मेरे पास 10। लेकिन चूंकि मुझे तो वो डी की वैल्यू चाहिए और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो जब मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो यहाँ भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा और मुझे यहाँ भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स हो गया। इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया, तो ये वाला स्क्वायर जो है ये वाले रूट से कैंसिल हो गया, तो डी आ गया मेरे पास 100, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। तो मैंने यहाँ आंसर स्पेस में डी की वैल्यू 100 लिख दी। चलो भाई, अब एक काम ये कर लेते हैं कि पहले ना ये नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक नंबर का है सिंपल सा, उसके बाद इस वाले पे जाएंगे। ये कह रहा है वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एम इज इक्वल्स टू 0.63, ठीक है। साइन एम देख के मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लग गया ये कौन से टॉपिक का है। एम मुझे दिया हुआ है 141, मतलब एक एंगल मुझे 141 दिया हुआ है और मुझसे कह रहा है कि भाई दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो ये तो बिल्कुल वही वाली चीज है ना, साइन वाली आइडेंटिटी याद है तुम लोग को जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करी थी, कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा, याद है ये हम लोगों ने जो है वो साइन और कोसाइन की जो है वो इस तरह की कुछ हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल वाले। तो बस यही वाला काम करना है। एक अगर मुझे दिया होता है तो मैं दूसरा कैसे फाइंड करता हूँ, 180 में से माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक मुझे यहाँ दिया हुआ है 141 और दूसरा इसने बोला है कि फाइंड कर लो, तो बस कुछ नहीं करना, 180 में से 141 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 180 माइनस 141 कितना हो जाएगा, और यहाँ मैं 9 मिलाऊंगा तो 50 हो जाएगा और 30, तो इसका मतलब है कि ये आंसर मेरा आ गया 39। इसका मतलब ये है कि साइन 39 की जो भी वैल्यू निकालोगे ना वो साइन 141 की वैल्यू के बिल्कुल बराबर होगी, ठीक है। कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर लेना। तो बस ये इस तरह के क्वेश्चन में ना अगर एक सोल्यूशन दिया हुआ और इक्वेशन दी हुई हो साइन की फॉर्म में, अगर कोसाइन की फॉर्म में होती तो फिर आंसर जो है वो माइनस में आ रहे होते, मतलब वैल्यूज सेम होती लेकिन प्लस माइनस का फर्क होता। यहाँ उसने साइन दिया हुआ था, दूसरा निकालने के लिए आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से इस वीडियो का। इसमें हमें उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, सब हमें खुद ही अज्यूम करके जो है ना वो फाइंड आउट करना है। आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल की बात कर रहा है। पहले कह रहा है कि भाई द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 10%। मतलब उसने बोला है कि चूंकि यहाँ न्यू रेक्टेंगल और ओरिजिनल रेक्टेंगल की बात की है, तो पहले तो हम एक यहाँ बना लेते हैं रेक्टेंगल। हमारे पास ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है, ठीक है। अब ओरिजिनल रेक्टेंगल में कोई डायमेंशन उसने नहीं दी हुई, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो है एक्स हो गई, दिस इज वाई। अब इसका जब मैं एरिया निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि एरिया की बात कर रहा है तो एरिया निकाल लेता हूँ। इसका एरिया निकालूंगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो गया, तो इसका एरिया जो है ना वो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई हो गया। ये मेरे पास ओरिजिनल ट्राइंगल हो गया और ओरिजिनल रेक्टेंगल हो गया, सॉरी इसको मैंने वो लिख दिया। अब जो न्यू वाला है ना उसकी थोड़ी सी वर्किंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये मैंने जो है वो न्यू रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया न्यू रेक्टेंगल। अब ये जो न्यू रेक्टेंगल है ना, इसमें कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%। इंक्रीज बाय 10% का क्या मतलब होता है, जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम 100 में ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो पुराना वाला था उसकी तो लेंथ थी x, अब 10% बढ़ने के बाद क्या हो गया, 100 के बाद 10 और हो गया, तो ये हो गया 110% ऑफ x।
ऐसे ही है ना, 110% ऑफ x हो गया। अब इसको अगर मैं डेसिमल्स में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 100, तो वो हो जाएगा मेरे पास 1.10, तो 1.1 लिख लेता हूँ। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो लेंथ आ रही है ना, ये आ रही है 1.10x। ठीक है, तो अब इसको इसी तरह जो है ना वो हमें आगे चल के सॉल्व करना है। तो ये आ गई, दोबारा से देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10% है, मतलब उसकी लेंथ 10% इंक्रीज हुई है। इंक्रीज का मतलब है मैं 100 में ऐड कर देता हूँ परसेंटेज, तो 10% का मतलब 110% हो गई अब। और 110% उसकी जो पुरानी वाली लेंथ थी x थी, तो इसका मतलब है 110% ऑफ x हो गई अब लेंथ। इसी तरह विड्थ जो थी वो 90% डिक्रीज हो गई है, तो 90% डिक्रीज का क्या मतलब है, 100 में से 90 माइनस कर दूंगा। डिक्रीज का क्या मतलब है, 100 में से 10 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 90% ऑफ x हो गया। 90% ऑफ x का क्या मतलब हो गया, जब मैं इसको वो डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 90 अपॉन 100 हो जाएगा, तो 0.9 हो गया। तो 0.9, और x नहीं लिखो, क्योंकि यहाँ विड्थ हमने y से लिखी थी ना, तो यहाँ y लिखो। सही है ना, तो ये हमारे पास जो विड्थ है वो y हो गई, तो मैंने इसको जो है वो y कर दिया, तो ये 0.9 y हो गई। बस ठीक है, तो बस अब हो गया मेरा तकरीबन सवाल। यहाँ मैंने 0.9 y लिख दिया। अब इसका एरिया निकाल लो जल्दी से। जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, मैं जब 1.10 को, यहाँ मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 1.10 है ये, और ये है 0.9। ठीक है, इनको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। पहले मैं डेसिमल भूल जाऊंगा। 9 को 0 से किया, 9 0 तो 0 हो गया। 9 को 1 से किया, 9 1 जा 9 हो गया। और फिर 9 को 1 से किया तो 9 1 जा 9 हो गया। 9 की बारी खत्म। अब मैंने क्रॉस लगा दिया क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे आया हूँ। तो ये जो है 0 को जब वो 0 से किया तो 0, 0 को 1 से किया तो 0, और फिर 0 को 1 से किया तो दोबारा 0 आ गया। अब इनको ऐड कर दो जल्दी से, तो ये मेरे पास हो गया 0, ये हो गया 9, 9 प्लस 0 9, और ये 0 हो गया। अब मुझे वो डेसिमल लगाना है, तो 1 2 और 3। ठीक है ना, तो डेसिमल कहाँ, यहाँ था, 1 2 और 3। इसका मतलब है कि ये आ गया, इसका नए वाले का एरिया कितना आ गया, 0.99। ठीक है ना, तो वो मैं आखिर वाला जीरो हटा देता हूँ, तो ये मेरे पास हो गया 0.99, और चूंकि एक्स और वाई था तो ये भी आ गया। तो ये मैंने दोनों के एरियाज निकाल लिए हैं। अब ये पढ़ते हैं जल्दी से। फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ, अच्छा मुझे परसेंटेज निकालनी है बेसिकली। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मुझे परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो आप, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, और फिर मुझे एक फ्रैक्शन बनाना पड़ता है ना। तो अब फ्रैक्शन किस किस का बनाना है, न्यू रेक्टेंगल, तो न्यू रेक्टेंगल ऊपर आ जाएगा। न्यू रेक्टेंगल कितना है, 0.99 XY, ये न्यू रेक्टेंगल का एरिया ऊपर आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ओरिजिनल रेक्टेंगल, वो कितना था, XY था, तो मैं XY से XY को कैंसिल कर दूंगा। और 0.99 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99%।